हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। हाँ, ठीक है। वो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। चलो। तो यहाँ ठीक पर हम सर। हाँ, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर रखी है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग के पास स्टैंड अलोन सिस्टम ग्रिड कनेक्टेड ऑफ ग्रिड है। मींस यहाँ पर हम लोग एसी लोड अगर हम लोग को चलाना है तो हम यहाँ पर चला सकते हैं। एसी एंड डीसी लोड रिक्वायर्ड इन्वर्टर टू ऑपरेट एसी लोड, आइडियल फॉर रिमोट एप्लीकेशन। मींस यहाँ पर हम लोग सर आपकी आवाज़ कट रही है बहुत। बहुत कट रही है। अब क्लियर आ रही है? हेलो। हेलो, अब आवाज़ आ रही है? ये सर अब आवाज़ आ रही है। चल, तो यहाँ पर हमारे पास लिख रखा है आइडियल फॉर रिमोट एप्लीकेशन। देन उसके बाद रिक्वायर्ड लोड कंट्रोलर टू ऑपरेट द लोड, रिक्वायर्ड चार्ज कंट्रोलर टू ऑपरेट द स्टेटस ऑफ या स्टेट ऑफ बैटरी। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा यही चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग अगर मूव करें तो हम लोग के पास आता है स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैकअप एनर्जी सोर्सेज। मीन्स हमारे पास कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि जनरेटर हो सकता है, और उसके अलावा भी हम लोग के पास और भी बहुत सारे बैकअप एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर जनरेटर दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ए बैकअप एनर्जी सोर्स आर यूज टू केप द बैटरी चार्ज व्हेन देयर इज नो सनलाइट या सनशाइन। मीन्स अगर आप लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तब भी अगर आप लोग अगर वेदर कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, मान लीजिए हमारे पास विंटर का सीज़न है, या फिर अगर हम लोग मान लें हमारे पास बरसाती सीज़न है, तो उस टाइम पे हमारे पास सनलाइट नहीं होती है। अगर हम लोग को तब भी बैटरी को चार्ज करके रखना है तो हम एक जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली फॉसल फ्यूल जनरेटर इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग के पास वो ऑयल, डीजल ऑयल डालने वाला जो जनरेटर होता है, वही हम लोग अपने बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, तो वही हम लोग के पास यहाँ पर दे रखा है। पीवी array, then charge controller, then storage battery, then load controller, बेसिकली डीसी लोड को चलाने के लिए, देन बैटरी बेस्ड इन्वर्टर एंड चार्जर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इन्वर्टर है जो क्या कर सकता है, एसी लोड को चला सकता है। और यहाँ पर एक बैकअप सिस्टम मींस यहाँ पर एक एनर्जी सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर जनरेटर रख रखा है, जिसकी वजह से इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो सकती है और इन्वर्टर से हमारे पास अप्लाइंसेस एसी लोड जो है वो चल सकते हैं। ठीक है। अगर बैटरी हमारी चार्ज रहेगी तो हमारा लोड कंट्रोलर से हमारे डीसी लोड भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ हो रही है। ठीक है। यहाँ पर बस पीवी एरे की जगह पे जनरेटर हमारा एज ए सोर्स काम करेगा जब हमारे पास नो सनशाइन होगी। नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम आता है, जो बेसिकली दो तरीके में अवेलेबल है। हमारे पास सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन यूज पीवी सिस्टम इज ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ग्रिड डायरेक्ट सिस्टम डू नॉट हैव ए चार्ज कंट्रोलर और बैटरी एंड द ग्रिड मस्ट बी प्रेजेंट। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम लोग के पास बैटरीज नहीं होती हैं और चार्ज कंट्रोलर भी नहीं होते हैं। बट आजकल के जो सिस्टम है वो हाइब्रिड तरीके के यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हम लोग इन्वर्टर भी लगाते हैं और बैटरीज भी लगाते हैं, तब भी उसको हम लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बोलते हैं, बट उसको हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब देख लेते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का बेसिक्स क्या है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेट मीटरिंग सिस्टम और एक होता है फेड इन ट्रैफिक सिस्टम, FIT सिस्टम। नेट मीटरिंग सिस्टम और फेड सिस्टम। नेट मीटरिंग सिस्टम में ए सिस्टम दैट हैज़ ए सिंगल बाई डायरेक्शनल मीटर दैट रिकॉर्ड्स बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पर एक मीटर होता है जो बेसिकली आपकी हर चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है कि आपने कितना सोलर पैनल से प्रोड्यूस करके सरकार को दिया और कितना सरकार से आपने कंज्यूम किया है जब आपका सोलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब आपका एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग नेट मीटरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फेड इन ट्रैफिक सिस्टम में क्या है, एन इंसेंटिव थ्रू विच ए यूटिलिटी और ग्रिड और गवर्नमेंट एंटिटी मेक पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू ओनर्स ऑफ ग्रिड ऑफ ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम। मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम लोग के पास इंसेंटिव मिलता है, मीन्स पैसे मिलते हैं, बट ये जो फेड इन ट्रैफिक सिस्टम है
ये हम लोग के पास यूज़ नहीं होता है इंडिया में। हम लोग को ग्रिड से पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही हम लोग को सरकार कोई चार्ज देती है, ठीक है। तो ये हम लोग के इंडिया में कम ही यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नेट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे ईजिएस्ट होता है, जिसमें हमने क्या किया, एक पीवी पैनल लगाया, ठीक है, यहाँ पर एरे लगाया। A system that has single bi-directional meter that records both consumption and production, जिसमें इन्वर्टर है, आपके पास एसी सर्विस पैनल है, क्योंकि आप यहाँ पर डीसी लोड नहीं चला सकते। अगर आपको डीसी लोड चलाना है तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप सिस्टम लगाना पड़ेगा, और वो बैटरी बैकअप सिस्टम क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑफ ग्रिड का आ जाएगा, मीन्स हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आप नेट मीटरिंग भी यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैटरी बैकअप भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सोलर पैनल है, ग्रिड डायरेक्ट इन्वर्टर है, जो बेसिकली हमारे सर्विस पैनल को दे रहा है, और सर्विस पैनल से ही हमारे पास क्या है, या इस चीज़ को हम ऊपर भी कर सकते हैं, इन्वर्टर के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर मीटर को दे सकते हैं, और इन्वर्टर से हम लोग एसी सर्विस पैनल मीन्स हमारे जो सॉकेट्स होते हैं जहाँ पर हम लोग चार्जर या जहाँ पर हम लोग अपने अप्लाइंसेस लगाते हैं, वो बेसिकली हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एसी लोड हम लोग इससे चला रहे हैं, पैनल से चला रहे हैं। जब पैनल काम नहीं कर रहा है या जब पैनल ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है वो ग्रिड में चली जा रही है। और अगर हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा है और पीवी एरे हमारे कम दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ग्रिड कनेक्टर से चीज़ें ले लेते हैं, मीन्स एसी ग्रिड से हम लोग यहाँ पर सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों के बारे में यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे मूव करें तो यहाँ पर फेड इन ट्रैफिक है, जिसमें हम लोग के पास यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी हमारे पास है, बट इस तरीके का हम लोग के पास नहीं लगा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फेड इन ट्रैफिक मीन्स एफ IT system is a grid connected system with meter for both consumption and production. It is also called buy all sell all system. Buy all sell all system मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिड से ले भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, सबको सेल कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर लिख रखा है फेड्स रिक्वायर्स ग्रिड डायरेक्ट सिस्टम requires two utility type meter. One is measured all energy produced या परचेस्ड फ्रॉम द यूटिलिटी, मीन्स एक हमारे पास क्या है, ये सर्विस पैनल है जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी हर प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। यहाँ पर क्या है, देखिए हमने कोई भी सोलर से नहीं लिया है, यहाँ पर सोलर से जो भी कन्वर्ट होके जा रहा है वो यूटिलिटी पे जा रहा है। हम यूटिलिटी से अपने आप को अपने एसी मीटर से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो मीटर है, ये पूरा पूरा आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा यूटिलिटी पे दे रहा है, जिससे यूटिलिटी पे लगातार हमारे पास करंट जाता जा रहा है। और हम यूटिलिटी जब तक है, यूटिलिटी मतलब जब तक हमारे पास एनर्जी लाइट आ रही है तब तक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर हम लोग देखें दोनों में, ग्रिड कनेक्टर सिस्टम में अगर हम लोग ड्रॉबैक देखें, तो ग्रिड कनेक्टर सिस्टम में ड्रॉबैक हमारा सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब तक लाइट आएगी तब तक आपका सिस्टम चलेगा, जब तक लाइट नहीं आएगी आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली किस चीज़ में मूव कर जाएंगे, ऑफ ग्रिड सिस्टम या सिंपल सा हाइब्रिड सिस्टम पे मूव कर जाएंगे। जो ग्रिड कनेक्टर सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास ये मेजर ड्रॉबैक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ग्रिड टायर्ड विद बैटरी बैकअप सिस्टम, यही हमारा मेन होता है, जिसमें हम लोग बैटरी बैकअप भी यूज़ करते हैं और यूटिलिटी भी यूज़ करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। इस सिस्टम दैट कैन सेल एक्सेस एनर्जी टू द यूटिलिटी ग्रिड, मीन्स हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, हम लोग जब एनर्जी यूज़ ना कर रहे हो तो सारी एनर्जी क्या हो, यूटिलिटी पे चला जाए। एंड दैट हैज़ बैटरीज टू पावर बैकअप या बैकड अप लोड ड्यूरिंग यूटिलिटी आउटेज, मीन्स यहाँ पर जब यूटिलिटी पे कोई भी करंट नहीं आ रहा है, मीन्स पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो हमारी जो बैटरी बैकअप है या बैटरीज हैं वो हमारे घर के जितने भी अप्लाइंसेज हैं उनको चला सके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, यूटिलिटी प्रोवाइड्स बैकअप बैटरीज चार्जिंग कैपेबिलिटी, मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए पैनल हमारे पास काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से, तो यूटिलिटी से क्या होगा, वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टर पे जाएगा, इन्वर्टर से बैटरी को भी चार्ज कर देगा, और जो भी हम लोग के पास सर्विस पैनल्स हैं, डीसी हो चाहे एसी हो, वो हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी भी इन्वर्टर से चार्ज हो रही है, किसकी मदद से, यूटिलिटी की मदद से। और
हमारे जो लोड हैं वो भी चल रहे हैं यूटिलिटी की मदद से। बट जैसे ही सोलर पैनल हमारा काम अच्छे से करने लगेगा, तो हमारे पास यहाँ पर बैटरी किससे चार्ज होगी, सोलर पैनल से चार्ज होगी, और जो भी अप्लायंसेस हैं वो हमारे सोलर पैनल से होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक आप ऑटोमीटर भी ले सकते हैं या ऑटो डिटेक्टर भी ले सकते हैं, जो इन्वर्टर के अंदर ही होता है। बेसिकली इन्वर्टर में हमारे पास स्मार्ट इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं, जिसमें वो खुद ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि किसकी पावर सप्लाई ज़्यादा है। अगर नेट ग्रिड की सप्लाई ज़्यादा है तो वो ग्रिड से सप्लाई देने स्टार्ट कर देगा, नहीं तो अगर हमारे पास पैनल की सप्लाई ज़्यादा है तो वो पैनल की सप्लाई देगी, ग्रिड की सप्लाई को काट कर देगा। मीन्स ग्रिड से कोई भी सप्लाई लेगा नहीं, बल्कि ग्रिड को देगा। ठीक है, इस तरीके का भी सिस्टम आने लगे हैं, इन्वर्टर्स, स्मार्ट इन्वर्टर्स आने लगे हैं। बाकी अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको मैनुअली करना है, तो मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सा सॉकेट लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, एमसीबी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप उसको ऑन करेंगे तो हमारा पीवी सिस्टम चलने लगेगा, उसको ऑफ करेंगे तो हमारा एसी यूटिलिटी से सप्लाई आने लगेगी। इस तरीके के मैंने भी बहुत सारे सिस्टम देखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो द यूटिलिटी इफ बैटरी इज फुल चार्ज। मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो टू यूटिलिटी इफ बैटरी इज फुल चार्ज। मीन्स यहाँ पर बैटरी अगर चार्ज हो गई है तो जो भी एसी ये पैनल से सप्लाई निकल रही है वो हमारा यूटिलिटी पे आराम से चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास अब खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये जो मेन मेन सिस्टम थे ये बेसिकली खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं जो हम लोग अपने सोलर इंस्टॉलेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपसे कस्टमर इस तरीके के सिस्टम्स मांगता है, या कोई भी कस्टमर आपको पूछता है कि हम कौन सा सिस्टम लगाएं, तो आप उससे उसकी एनर्जी नीडेड पूछोगे कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए, आपको ऑन ग्रिड सिस्टम चाहिए कि ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहिए। जो एरियाज़ होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ का कोई एरिया है, तो लखनऊ में आप जानते हैं कि हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहती है, मीन्स कभी भी जाती नहीं है। बहुत बहुत ही कम कम केस होंगे जहाँ पर हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो जाती है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग वहाँ पर यूटिलिटी वाला मीन्स ग्रिड कनेक्टर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा सोलर का, वो हम लोग यूटिलिटी पे भेज दे रहे हैं और यूटिलिटी से ले भी ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो बिल है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, अप्रॉक्स ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा कंजम्पशन से ज़्यादा है। मीन्स हम लोग को अगर हमने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया, तो 1 किलोवाट में क्या होगा कि हम लोग के पास 900 वाट तो जनरेट हो ही रहा होगा। पूरे दिन में 900 वाट जनरेट हो ही रहा होगा। अब उस 900 वाट को हम लोग यूज़ बहुत कम ही कम करते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास एक फ़ैन है, दो फ़ैन है, तो दो फ़ैन लगातार चलेंगे तब भी कितना ले लेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगातार आ रही है, आपकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आ रही है, और अब वहाँ पर आप अपने बिल को बचाना चाहते हो तो आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लो। ठीक, बट अगर आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए तो बैटरी बैकअप के लिए आपको यहाँ पर ग्रिड टायर सिस्टम विद बैटरी बैकअप सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसमें आप ग्रिड से भी सप्लाई ले सकते हो और इन्वर्टर से जो बैटरी है उससे भी आप जो वो है बैकअप है वो ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। निशांत, ओमकार एंड शिव, कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं नहीं। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, तो आप लोग अपने एरिया में जिस हिसाब से आपको सप्लाई मिलती है, या जिस भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी कस्टमर अगर आपसे पूछता है, क्योंकि आजकल सोलर की फ्रेंचाइजी अगर आप लोग लेंगे या सोलर इंस्टॉलेशन में अगर आप जाते हैं, तो आप सबसे पहले कस्टमर यही पूछता है कि हम कौन सा लगवाएं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता, कस्टमर को इतना तीन झाम जो ये टेक्निकल एक्सपेक्ट है ये नहीं पता होते हैं, तो उसको पता करवाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, आप कौन सा लगाना चाहते हो। आपको यहाँ पर लाइट कंटिन्यूस मिल रही है तो आप ऑन ग्रिड पे स्विच हो सकते हो, जिससे आपका बिल ज़ीरो होगा। अगर आपके पास यहाँ पर लाइट बिल्कुल ही नहीं आती है तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में चले जाओ, जिसमें आपको क्या नाम है, लाइट से लेना देना है ही नहीं आपके पास। अगर सनलाइट आ रही है तो आपके पास अच्छा खासा बैटरी बैकअप सिस्टम है, आप आराम से अपना जितना भी सप्लाई है वो चलाते रहो। नहीं तो अगर आपको लाइट मतलब मान लो दिन में आ रही है या रात में हमारे पास कंटिन्यूस लाइट आ रही है और दिन में नहीं आ रही है, तो इस सिस्टम में हम क्या इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं, ये ऑन ग्रिड विद बैटरी बैकअप सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें रात में हमारे पास बैटरी का सिस्टम हो जाएगा और दिन में हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा।
तो दिन में हमारे पास अगर लाइट नहीं है तो हम लोग का जो सोलर पैनल है वो बैटरी को चार्ज कर देगा और आपके जितनी भी अप्लाइंसेस है उसको चला देगा। और रात में हमारे पास जितना यूज़ है वो यूटिलिटी से भी आ सकता है और बैटरी से भी आ सकता है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के किसी भी सिस्टम में ज़रूरत होती है और लगाने के लिए हम लोग के पास चॉइसेस होती हैं इतनी सारी। ठीक है। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड और यहाँ पर वही एल्टीट्यूड और एजीमूथ के बारे में बता रहा है, जो कि बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं। हमारे पास ये जो सीधा एंगल है जो सन का हमारे पास, जैसे हम लोग गर्दन को ऊपर करते हैं, वो गर्दन ऊपर करने वाला जो एंगल है वो बेसिकली हम लोग के पास एल्टीट्यूड है। और साउथ से हमारे पास जितना हम लोग एंगल बना रहे हैं वो हमारा एजीमूथ है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। साउथ से अगर हम लोग एंगल जो बना रहे हैं, मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब साउथ प्लेन से हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे हैं, वेस्ट साइड पे हैं, तो हम लोग का जो एंगल बनेगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हमारा जो एंगल होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। तो एजीमूथ क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, ये कभी कभी तुमसे पूछ लेगा, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और कहीं पर भी पूछ सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिख रखा है, द पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई इज ऑलवेज चेंजिंग, इट वेरीज हॉरिजेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हॉरिजेंटली का मतलब, ऐसे अगर हम लोग नीचे के साइड पे देखें तो हमारा ईस्ट टू वेस्ट ये चेंज होती है। एंड ऑल्सो चेंज वर्टिकली थ्रू आउट द डे, मीन्स वर्टिकली का मतलब ऊपर नीचे भी होता रहता है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है देखते हैं। सोलर एजीमूथ एंगल द हॉरिजेंटल एक्सपेक्ट ऑफ द सन पोजिशन रिलेटिव टू डिफाइंड डायरेक्शन। फिर उसके बाद एल्टीट्यूड एंगल द वर्टिकल component of the sun path is called altitude angle, means यही vertical component। then उसके बाद solar azimuth angle means to south, means through south से हम लोग के पास जो भी एंगल आ रहा है वो हम लोग उसको ये एजीमूथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास टिल्ट एंगल क्या होता है वो भी यहाँ पर अच्छे से बता दिया है कि सन है, सन की जो भी हमारे पास एंगल है, जो भी जिस डायरेक्शन में वो हमारे पास रेडिएशन को दे रहा है, उस डायरेक्शन से हमारे पास जो पैनल होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मीन्स 90 डिग्री का एंगल हमारे उस रेस से वो बनाए। तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है या जो कंजम्पशन, वो जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, वो मैक्सिमम होता है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि अगर लाइट आ रही है और लाइट अगर हमारे पास एक सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही है और ब्लैक कलर की हमारे पास सरफेस है, तो वो क्या होगी, पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वही चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि इतना हमारे पास आ रहा है रेडिएशन, और इतने रेडिएशन को अगर तुमको एब्जॉर्ब करना है तो तुमको उसको बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लेटा के रख दोगे, देखिए आप लेटा के रख रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, ऊपर भी हमारे पास एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। अगर आप खड़ा खड़ा रख रहे हो तो नीचे हमारे पास यहाँ पर देखिए एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऊपर हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी होती हैं। और ये जो टिल्टिंग एंगल होता है ये बेसिकली हम लोग के उस पर्टिकुलर साइड के लैटिट्यूड के बराबर होता है। उस साइड के लैटिट्यूड के बराबर हमारे पास इस एंगल को हम लोग रखते हैं। तो हम लोग गूगल मैप निकालेंगे और उस पर्टिकुलर साइड का जो भी लैटिट्यूड एंगल होगा वो हम लोग आराम से मेजर करके उसी एंगल पे हम लोग अपने सोलर को रख देंगे, उसे थोड़ा कम ज़्यादा पे रख देंगे। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ दे रखा है। विंटर में हम लोग को जो एंगल होता है वो बढ़ाना पड़ जाता है, जो लैटिट्यूड होता है उससे 15 डिग्री बढ़ाना पड़ जाता है। एनुअली अगर हम लोग देखें तो एनुअली हम लोग 30 डिग्री पे रख सकते हैं और लैटिट्यूड टिल पे रख सकते हैं। बट समर पे हम लोग को जो एंगल होता है वो घटाना पड़ जाता है, 15 डिग्री घटाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है। समर के टाइम पे जो हम लोग का सन होता है वो हमारे सर के ऊपर होता है, तो इसलिए हम लोग को जो टिल्टिंग एंगल है वो थोड़ा घटाना पड़ता है। विंटर के टाइम पे जो सन होता है वो नीचे होता है, थोड़ा हमारे सर के नीचे रहता है, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए फेस के एकदम बराबर बराबर हम लोग मान लें तो रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग को जो एंगल होता है वो बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैंने आप लोग को वो एक वीडियो दी थी जिसमें ये बेसिकली सारे एंगल्स के बारे में अच्छे से बता रहा था। तो उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब की है, लिंक भी मैंने आप लोग को दी थी। ठीक है। तो यही चीज़ है, 15 डिग्री बढ़ाना, 15 डिग्री घटाना। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से अगर हम चाहें तो ऑटोमेटिक सोलर सन ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कितना एंगल घटाना कितना एंगल बढ़ाना है। तो हम लोग एक कंट्रोलर लगाएंगे जिसमें अगर विंटर का सीज़न आ जाता है तो हम लोग का सोलर जो पैनल है वो टिल्ट करके 15 डिग्री प्लस कर जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारा समर आ गया तो समर के टाइम पे जो हमारा पैनल है वो 15 डिग्री डाउन हो जाएगा, मीन्स जैसे 30 डिग्री पे रख रखा है तो 30 डिग्री से वो 15 डिग्री पे चला जाएगा समर के टाइम पे, और 45 डिग्री हमारा विंटर के टाइम पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोटर को रोटेट करा के विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर कर सकते हैं।
इस तरीके से ऑटोमेटिक सन ट्रैकिंग सिस्टम भी बन सकता है। एक और सन ट्रैकिंग सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। हाँ, शिव बताइए, कुछ डाउट है? शिव कोई डाउट है? ये सर जैसे हम लोग छत पे अगर पैनल लगाते हैं हाँ। सर, तो उसको हम मतलब सीजन के हिसाब से विंटर और समर के हिसाब से उसको मतलब चेंज करना पड़ेगा पोजीशन नहीं उसका। नहीं नहीं, देखिए एनुअली इसने बोल दिया ना 30 डिग्री आप रख सकते हैं, मीन्स अगर आपको चेंज करने की जरूरत मतलब यस आपको सर। महसूस नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर फिक्स्ड टिल्ट रख सकते हो 30 डिग्री। मीन्स 30 डिग्री आपने रख दिया पूरे साल भर, तो आपको जो सर अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ, मेरी आवाज़ अब आ रही है? हेलो? हेलो? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत आ रही, कट कट से आ रही है। हाँ, एक्चुअली में यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। आज मैं कंप्लेन करूँगा, कभी समझ में आएगा नहीं। देखिए अब आवाज़ आ रही है? हेलो? यस सर अब आ रही है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जब भी हम लोग को सन ट्रैकिंग सिस्टम टाइप का कुछ बनाना होता है, तो उस टाइम पे, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, चलो। तो उस टाइम पे हम लोग के पास एंगल्स यस सर होते हैं। अब आ रही है, पहले आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल। हाँ, उस टाइम पे हम लोग को एंगल्स को चेंज करना होता है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक वेरिएबल सन ट्रैकिंग सिस्टम भी बना सकते हो और एक फिक्स्ड सन ट्रैकिंग सिस्टम भी बना सकते हो। जो इंडिया में मोस्टली यूज़ होता है वो हमारे पास फिक्स्ड सन ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ होता है। और कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड ही यस यूज़ होता है, सर। क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल या ऑटोमेटिक वाला होता है उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें मोटर्स होती हैं, उनकी मीटर मेंटेनेंस चाहिए होती है। फिर उसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, जिससे आंधी आए या कोई थंडर स्टॉर्म आए तो उससे वो बच सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का फिक्स टिल्ट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉस्ट दे रखी है, जो एक 40 मेगावाट प्लांट का मिडिल ईस्ट में कोई किसी ने लगाया होगा, तो उसका दे रखा है। बेसिकली कॉस्ट दे रखी है कि कितनी कॉस्ट हमारे कितने पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है 46%, वो हमारी मॉड्यूल के ट्रांसपोर्टेशन और जो मॉड्यूल का लेकर आना होता है उसमें हमारे पास 46% कॉस्ट खर्च हो जाती है। जितना भी कॉस्ट, जैसे मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख में 46,000 रुपीज़ जो है हमारे, वो कितने किस में खर्च हो जाएंगे? मॉड्यूल में खर्च हो जाएंगे। ठीक है, मोटा माटी बात ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? माउंटिंग स्ट्रक्चर सप्लाई ट्रैकर इंक्लूडिंग स्पेयर एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स 17,000 रुपये अगर हम माने, तो हमारा जो उसकी माउंटिंग है, मीन्स जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे गैलेनियम, वो उसका गैलेनियम उसका बनाते हैं आई थिंक, गैलोनाइज्ड आयरन का। ठीक है, गैलोनाइज्ड आयरन मीन्स जिंक कोटिंग की आयरन स्ट्रक्चर के हम लोग यहाँ पर वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। गैल्वेनाइज्ड आयरन मीन्स जो आयरन है उसमें जिंक की कोटिंग होती है, उसमें जिंक के मटेरियल को थोड़ा सा ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद जो कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ड्यूरेबल भी होता है, मीन समय के साथ वो खराब नहीं होता है ना। उसकी जो अगर लाइफ टाइम एज माने तो वो 50-40 के अराउंड होती है, 50-40 ईयर वो आराम से चल जाता है। तो इस तरीके का हम लोग को एक स्ट्रक्चर लेना होता है, जिसकी कॉस्ट बेसिकली 17,000 मान लेते हैं। 1 लाख में 17,000 इसकी कॉस्ट है, 46,000 इसकी कॉस्ट है, तो बचा जितना उसमें अब हमारे पास 1% जो कॉस्ट है, मीन्स 1,000 रुपये अगर हम माने, तो हमारे पास स्ट्रिंग बॉक्स मीन्स जो जंक्शन बॉक्स बेसिकली होते हैं ना, वो जंक्शन बॉक्स में 1,000 रुपये लग जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर, या क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रखा है, बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर लगता है, तो मान लीजिए 8,000 रुपये इसमें हमारा खर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद अलार्म सिस्टम सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन मीन्स यहाँ पर सिंपल वही है कि अलार्म अगर आपको बजाना है, मान लीजिए हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया,
तो उसके केस में हम लोग को स्ट्रिंग्स को बंद करना होगा कि हम लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हम लोग उसको स्ट्रिंग को बंद कर दें। तो उसके लिए अलार्म होना चाहिए जिसमें डिटेक्शन लगेगा, सेंसर्स लगेंगे जो पर्टिकुलर उसको सेंस करते रहेंगे कि कितना हम लोग के पास प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास 1.5 मतलब एक तरीके से वही 1,500 के अराउंड हमारे पास खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट स्काडा मीटरिंग एंड वेदर स्टेशन, मतलब ये सिंपल सा क्या है, हम लोग के पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मॉनिटरिंग के लिए काम आते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में हमारे पास मॉनिटरिंग के सिस्टम्स आते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कैसे कह सकते हैं हम आपको, कंप्यूटर पे आप लोग किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हमें एक स्काडा सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर स्काडा। उसमें हमारे पास वही 1,500 रुपये खर्च हो जाएगा। फिर डिलीवरी केबिन, है ना, उसमें 3,000 रुपये खर्च हो जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी केबिन का मतलब है कि आपके पास वो केबिन बनाना पड़ेगा एक, तो उसमें खर्चा होगा। देन माउंटिंग स्ट्रक्चर फिर से बता रहा है ना, इकोनॉमिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल वर्क। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। एक बड़े से प्लांट को बनाने में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे इंक्लूड होते जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटे छोटे खर्चे हैं, है ना। तो वो अगर खर्चा हो रहा है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ना 100% होगा। मतलब जो सबसे बड़ा कॉस्ट है वो किसका है, वो हमारे पास पैनल्स का है। ये बेसिकली किसका, यहाँ पर बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं बना रखा है आई थिंक, बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं है आई थिंक। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर कहीं भी बैटरीज आपको नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपके पास यहाँ पर बैटरीज होती ना तो जो कॉस्ट आपको ये पीवी पैनल का दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट बैटरीज की भी आती है, बहुत ज़्यादा बैटरीज की भी कॉस्ट आती है। एक बैटरी हमारी 13,000 की आती है, और यहाँ पर पैनल जो है वो कम का आता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए। एक पैनल हमारे पास 12-13 हज़ार रुपये का वो भी उतना ही पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 50% कॉस्ट हमारी क्या हो जाती, ये पैनल ले लेता और 50% कॉस्ट हमारी बैटरीज भी ले लेता। बट यहाँ पर बैटरी नहीं लगा रखी है क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम का एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 40 मेगावाट जो एनर्जी है वो बेसिकली जब सोलर सनशाइन हो रहा है तब हमारे पास जनरेट हो रही है। यहाँ पर कोई बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं लगा रखा है। ठीक है, अगर बैटरी लगाते तो यहाँ पर हम लोग के पास एनर्जी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर 46 जो परसेंट है वो थोड़ा सा कम होकर बैटरी में भी यहाँ पर कॉस्ट जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग के पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास यहाँ पर लिख रखा है सोलर साइट एनालिसिस एंड माउंटिंग। मीन्स हम लोग को माउंटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा माउंटिंग के लिए पीवी मॉड्यूल्स कॉमनली हैव 25 ईयर वारंटी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड ए माउंटिंग स्ट्रक्चर एट लीस्ट लास्ट लॉन्ग एज द एरे। वही मैंने बताया कि जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो हम लोग लकड़ी का नहीं लगाएंगे, वो हम एल्युमिनियम का नहीं लगाएंगे। एल्युमिनियम क्या होता है, समय के साथ जंग खाने लगता है और वो वीकर होता जाता है, जिसकी वजह से वो सोलर पैनल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। मीन्स 25 साल की हमारे पास सोलर की वारंटी तो होती है बट एल्युमिनियम की वारंटी इतने साल नहीं होती है। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसे कंपोनेंट का बनाएंगे जो हमारे पास 25 साल या 30 साल या 40 साल की वारंटी लेके रखे, मीन्स वो इतने साल तक टिक पाए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही हमने आपको एक मेन एग्जाम्पल बताया गैल्वेनाइज आयरन का। अपने दिमाग में ये रखिएगा, जिंक कोटेड आयरन। ठीक है, जिसमें हमारे पास जिंक की कोटिंग होती है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसमें करोजन नहीं आता है। जिंक आप जानते होंगे करोजन फ्री मटेरियल है जिसमें करोजन नहीं आता। ठीक है, तो उसकी हम लोग कोटिंग कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिख रखा है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीवी माउंटिंग आर रूफ टॉप माउंटिंग, ब्लास्टेड माउंटिंग, ग्राउंड माउंटिंग, पोल माउंटिंग। देखते हैं क्या होता है। रूफ टॉप माउंटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके घर, अगर आपके इस तरीके से हैं, मान लीजिए आपका जो घर है वो झोपड़ी टाइप का है, मीन्स इस तरीके के स्ट्रक्चर का है। गलत एग्जांपल नहीं है, बस उसको एक तरीके से देखिए। अगर इस तरीके के आपके पास टिल्टेड टाइप के आपके पास छत है जिसमें आप अपने सोलर पैनल को लगाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एक दो रेलिंग लेनी होगी छोटी छोटी, और उस पर अपने सोलर पैनल को रखना होगा, माउंट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूफ माउंटेड एरे सच एज द वन इन फिगर are by far the most common residential or commercial building mounting system. They can be installed on flat or pitched. Pitched means टेढ़ी surface, pitched roof of almost any surface means यहाँ पर किसी भी surface में हम लोग इसको रूफ टॉप में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छत है जो बिल्कुल प्लेन है, जैसे इंडियन क्या करते हैं कि छतों पे चढ़ने लायक जगह बनाते हैं, मीन्स एक बिल्कुल प्लेन छत बनाते हैं। ठीक है,
तो उसमें भी हम लोग आराम से लगा सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में छतों में चढ़ने का कोई भी वो नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके के घर बनाते हैं जिसमें हम लोग सोलर पैनल टिल्टेड लगाते हैं, इसको पिच्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? शिव, आवाज़ आ रही है? निशांत? सर। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर ये छत बना हुआ है, हाँ अगर मतलब डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा मतलब टेढ़ा पड़ेगा तो वैसे तो पैनल मतलब सही से लग नहीं पाएंगे फिर, हाँ, इसी को फुल एजीमुथ कहते हैं। रेडिएशन नहीं मिल पाएगा। इसी को एजीमुथ कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एकदम सीधा सीधा लगा रखा है ना, ये जो सीधा सीधा लगा रखा है यस ये सर। जीरो एजीमुथ है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए मैं एक बार पेन लेके आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आई कैंट हेयर। अच्छा, निशान नहीं सुन पा रहे हैं? अब आवाज़ आ रही है निशान? आ रही है? आ रही हाँ आ ठीक। रही ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये एकदम सीधा सीधा ऐसे लगा रखे हैं ना पैनल्स, तो इसको हम लोग जीरो एजीमुथ मान यस लेंगे। सर। ठीक है, मान लीजिए ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो ये साउथ की तरफ जीरो एजीमुथ है। ठीक है, बट अगर हमारा जो साउथ है वो इस साइड है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ है, यस तो सर। हमें जो पैनल लगाने होंगे वो ऐसे लगाने होंगे। अ, मैं ढंग से बताना चाहूँगा, ऐसे, ऐसे इस साइड पे हमें ऐसे करके पैनल लगाने पड़ेंगे, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगाने पड़ेंगे, जिसको हम लोग एजीमुथ कहेंगे। जो वर्टिकल से थोड़ा सा जो हम लोगों ने टिल्ट किया है, इतना एंगल जो हमने लिया है, ये एंगल, ये बेसिकली हम लोग का क्या है, यस सर। एजीमुथ है। ठीक है। अजीमुथ। ठीक है, तो ये बेसिकली हर जगह के लिए वैरी करता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है जो टू साउथ को फेस कर रही है, तो वहाँ पर एजीमुथ तो कुछ होगा नहीं, एजीमुथ जीरो होगा। बट मान लो एक बिल्डिंग है जो वेस्ट की साइड पे हम लोग का फेस कर रही है, ईस्ट की साइड पे उसका मुंह है, तो हमें एजीमुथ कितना रखना होगा, 180 रखना होगा। ठीक है, 180 मीन्स, क्योंकि हमें साउथ के साइड पे फेस करना है, तो हमें 180 उसको रोटेट करके रखना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, यस सर। चल, तो वही एजीमुथ एंगल यहाँ पर भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्लास्टेड माउंटेड सिस्टम। ब्लास्टेड माउंटेड सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास अर्थ सरफेस है और वहाँ पर हम लोगों ने नीचे देखिए कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके ऊपर हम लोग सोलर पैनल रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी हम लोग सोलर पैनल रख सकते हैं, जो भी रूफ टॉप में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड माउंट सिस्टम है, जो बेसिकली आप एकदम कॉमन एग्जाम्पल है। ग्राउंड में हम लोग ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास पोल्स हैं, इन पोल्स को लगाया, देन उसके बाद हम लोग ने हॉरिजॉन्टल पोल्स लगाए, उसको हम लोग ने टाइटिंग कर दिया, नीचे हम लोग ने सीमेंट का बेस बना दिया, जिससे हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। देन उसके बाद हम लोग ने सोलर पैनल्स को रख रखे, उसके ऊपर ट्रेज, ये जो हमारे पास एल्युमिनियम की या गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो ट्रे होती है, उसको हम लोग ने टाइटनिंग कर दिया स्क्रू नट से। हम लोग यहाँ पर उसका यूज़ नहीं करेंगे, जो कील होती है, बेसिकली हम लोग कील कहते हैं ना उसको, वो यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, जिससे नट बोल्ट जो बेसिकली होता है, नट बोल्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत बना रहेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग करोजन से बचाने के लिए ग्रीसिंग कर देंगे। ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिख रखा है, स्टैंडर्ड ग्राउंड माउंटेड, और उसके बाद पोल माउंटेड। पोल माउंटेड कैसा होता है, पोल माउंटेड ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास डंडे, अच्छा पोल माउंटेड एक और होता है, ये पोल माउंटेन हमारे पास ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पोल माउंटेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पोल ले रहे हैं और ऊपर हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसमें हम लोग उसको रख सकते हैं। ये एक एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पैनल्स का ये एक एरे है। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पैनल है वो थोड़ा लाइटर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला पैनल जो है लाइटर है, बाकी ये सारे सारे डार्कर है। तो आई थिंक ये जो पैनल है ये थोड़ा बहुत डैमेज है। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, ये सारे डार्कर हैं और ये थोड़ा सा लाइट है, इसका मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये लाइटर है, और ये कम इफिशिएंसी वाला भी हो सकता है, नीचे इफिशिएंसी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग सोलर पैनल्स को चेक करते हैं। जब भी कभी सोलर पैनल लिया करो तो उसमें देख लिया करो, बहुत ध्यान से देखा करो कि वहाँ पर कहीं कोई सोलर पैनल ट्रैक तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ना कि पैनल गिर जाते हैं, कहीं डैमेज हो जाते हैं, कहीं किसी कोई पैर लग जाता है, तो उसमें सोलर जो सोलर सेल्स होते हैं वो कहीं कहीं डैमेज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमेशा निगलेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को हमेशा हटाने के लिए, हमेशा सोलर पैनल को अच्छे से देख लिया करो। ठीक है, कभी भी लेकर आने से पहले देखना चाहिए। ठीक है, ये सिंगल पोल हो गया, मल्टीपल पोल हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है। मल्टीपल पोल का मतलब क्या है, ये देखिए, एक पोल, दो पोल, तीन पोल पे हम लोग ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 पैनल लगा रखे हैं। सोचिए यहाँ पर 12 पैनल हम लोग के पास इस तरीके से लगा रखे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। इसको आप लोग एक बार देखिएगा,
कि किस तरीके से माउंटिंग सिस्टम बनाते हैं। नेट पे भी अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सोलर पैनल्स को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने क्लिपिंग लगाई है, एल्युमिनियम की क्लिप है, और यहाँ पर हम लोग के पास नट बोल्ट है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इन दोनों को स्ट्रांगली बांध रहा है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी एक क्लिप है जो बेसिकली सोलर पैनल को अच्छे से टाइटनिंग करके बांध रहा है, इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर मजबूती से पकड़ रहा है, जिससे सोलर पैनल गिरे ना, क्योंकि ये हमारे पास एल्युमिनियम सोलर का है। एल्युमिनियम स्ट्रक्चर मीन्स जो भी स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर सोलर पैनल का, और ये यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन या कोई भी और मटेरियल हम लोग के पास अवेलेबल होगा उसके उसके रिगार्डिंग हम लोग ने यहाँ पर क्लिपिंग बना दी है, जो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा है अच्छे से, है ना। यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होंगे आप। चलिए, तो ये बेसिकली होता है। देन उसके बाद कल हम ये बताएंगे कि इंटर रो स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर बची हुई हैं जिसको हम लोग को देखना है। बस 2-3 स्लाइड्स और बची हैं, इसको कंप्लीट करके मंडे को याद रखिएगा हम लोग पीवीसी से स्टार्ट करेंगे। मंडे को हम लोग पीवीसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग के पास, जिनके पास लैपटॉप है, मैं पेगासस की एक लिंक दूंगा, उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जिस टाइम पे आप इंस्टॉल करेंगे उस टाइम से 1 महीने बाद पेगासस डेमो मोड में हो जाएगा, मीन्स बेकार हो जाएगा। 1 महीने का आपको ट्रायल मोड मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लर्न कर सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर सारी जितनी जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीवीसिस होने के बाद, पीवीसिस आई थिंक 2-4 दिन, मतलब मान लीजिए 6 दिन चलेगा। 6 दिन के बाद हम लोग के पास फिर हम लोग स्केचअप में आएंगे। स्केचअप 3-4 दिन चलेगा। देन लियोस्कोप 1 दिन, और बस फिर आप लोगों का कोर्स जल्दी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सर। जी, आ गया समझ में। यस सर। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है कोई? नहीं सर, डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सर।